अपन यहाँ पे दक्षिणा टेस्ट जो सेकंड वाला था मेंस का उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहा गया है, सबसे पहला वाले क्वेश्चन का अगर स्टार्ट करें तो z प्लस 5 आयोटा 2z को मैंने पहले 2 से डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास इफेक्टिवली ये इक्वेशन दी गई थी। ये इक्वेशन किसकी होती है भाई, सर्कल की होती है। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या रहा होगा -5, और रेडियस कितना रहा होगा 5√3 -1/2। चूंकि लेस देन और इक्वल टू कहा गया है तो इसके इंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन देखें क्वेश्चन, अगर पहले तो मैं सर्कल प्लॉट कर लूं, सर्कल हमारे पास ऐसा कुछ होगा, ठीक है, -5, और ये रेडियस हो गया अपना 5√3 -1/2, ठीक है, ऐसा कुछ। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें एक ऐसे पॉइंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है जिसके लीस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो। लीस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट कब मिलेगा, ध्यान से देखो। लीस्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिलने का मतलब क्या है कि मैं ओरिजिन से, ठीक है, ये मैक्सिमम एंगल, भाई इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे सब कैसे होंगे, निगेटिव एंगल पे होंगे, निगेटिव इनका आर्गुमेंट होगा। तो सबसे ज्यादा निगेटिव कब होगा, जब मैं मैक्सिमम यहां पे टेंजेंट खींचूं। यही केस है ना जो अपन क्वेश्चन करते थे कोऑर्डिनेट में कि भाई मैक्सिमम स्लोप क्या आएगी, है ना। ऐसा कर देते थे कि एक्स वाई इस पे पॉइंट ले लिया और y बाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ या y बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ऐसे केस में क्या होता था, टेंजेंट पे जाना पड़ता था। तो वही केस है यहाँ पे 0,0 से हमें यहाँ पे टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, और उस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग अपन देखें, मान लो ये वो पॉइंट है P, ठीक है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो, जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आएगी, उसी पॉइंट B का हमें एक तरीके से आर्गुमेंट निकालना है। तो अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो मुझे B पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये एंगल निकाल लूं। अब ये एंगल निकालने के लिए क्या करूं, मुझे ये पता है कि भाई ये 0 और -5 को ज्वाइन किया गया है, तो ये कितना होगा, ये 135 डिग्री तो ऐसे ही हो गया, -5 मतलब 45 डिग्री, और 90 इधर से मतलब कितना हो गया 135 डिग्री। तो मेरा टारगेट क्या है कि बस भाई ये वाला थीटा निकल आए। ये थीटा कैसे निकलेगा, ये थीटा निकालने के लिए अपन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था, ठीक है, लेंथ ऑफ ये मतलब रेडियस यहाँ पे tan थीटा अगर लगा लें हम, तो tan थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, r डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब √S1। कहां से खींच रहे हैं, ओरिजिन से खींच रहे हैं। अगर मैं इसकी इक्वेशन भी लिखना चाहूं तो क्या होगी, x माइनस या फिर x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 5√3 मतलब 25/4 इंटू √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, 2√3 मतलब 3 + 1 4 हो गया, -2√3, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। अगर हम ओरिजिन से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे कितना आएगा, देखो ओरिजिन रखो यहाँ पे, मतलब 0,0 S1 निकालना है ना, 0,0 रखा तो 25 50 हो गया, ठीक है। S1 की वैल्यू कितनी आई 50 -25/4 इंटू 4 -2√3, ठीक है। कितना हो गया ये 25 सब्ट्रैक्ट हो गया, 25 बचा, ठीक है, और इधर 50√3 या फिर 25√3/2 ये आ जाएगा, इतना ही है ना। r की वैल्यू हमें पता ही है, तो अपन देखें यहां से tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है। tan थीटा की वैल्यू अपन निकाल लें, 25 कॉमन बाई 2 बल्कि लिख लो, √3 बचेगा और प्लस साथ में बचा रह जाएगा 2, इतना हो जाएगा। डिवीजन में सॉरी ये तो हमारे पास अंडर रूट लेना था इसका, अंडर रूट ऑफ 25 + 25√3/2। r की बात करें, r हमारे पास पता है 5√3 - 1/2, यही है। तो अब देख सकते हो ये भी जो टर्म है यहाँ पे 25/2 को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो √3 + 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे √3 - 1, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू, यहां से थीटा हमें मिल जा रहा है कुछ 15 डिग्री, तो अगर ये थीटा 15 है, 135 इधर से था, तो टोटल कितना हो गया 150 डिग्री। तो अगर हम एंगल की बात करें तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आएगा, तो -150 डिग्री, मतलब हमारे पास -5π/6, ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। इसलिए अपना ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। 52 में पहले तो आंसर चेंज था, इसमें 2 और 4 दोनों ही आंसर्स होंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जा रहा है डायरेक्टली बिना कुछ सॉल्व किए, क्योंकि 1 और mod v/a, भाई ये दोनों पॉजिटिव तो होंगे ही, है ना।
बाकी बचा माइनस सी बाई ए। तो देख सकते हो कि हमारे पास एक रूट निगेटिव है, अल्फा निगेटिव दिया है, बीटा पॉजिटिव दिया है, दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए सी बाई ए कैसा था, निगेटिव था। अगर सी बाई ए निगेटिव था तो माइनस सी बाई ए कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया बिना कुछ किए हुए। अपन अगर बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चंस में और भी देखें हम, तो यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा हमारे पास कहा गया है कि लेस देन -1 है और बीटा ग्रेटर देन 1 है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहे हैं, तो एक रूट अगर हमारा -1 से छोटा है, दूसरा रूट 1 से बड़ा है, ठीक है, तो अपने पास किस तरीके की सिचुएशन आएगी। अगर मेरे पास अपवर्ड पैराबोला होगा तो ऐसा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो इस तरीके का, है ना, ऐसा ही सिचुएशन होगा। ये -1 और यहाँ पे 1 मान लिया, ठीक है। तो अपन अगर देखें यहाँ पे कैसा रहा होगा, लीडिंग कोफिशिएंट ए पॉजिटिव, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव, ऐसा है। तो अगर देखो f ऑफ -1 यहाँ निगेटिव है, f ऑफ 1 भी निगेटिव है, और यहाँ पे देखें तो f ऑफ -1 और f ऑफ 1 दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो अपन इस सिचुएशन में अगर इसको मान लो एक्सप्रेस करते हैं, तो f1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 की वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी। f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी प्लस सी। तो a माइनस बी प्लस सी कैसा है मेरे पास, निगेटिव है। a प्लस बी प्लस सी कैसा है मेरे पास, निगेटिव है, ठीक है। अगर मैं इसको a से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों ही केसेस में 1, ठीक है, प्लस सी बाई ए और प्लस माइनस, ठीक है, एक बार प्लस आ जाएगा, एक बार माइनस आ जाएगा, b बाई ए, ये निगेटिव होगा। दूसरे केस की बात करूं तो यहां पे हमारे पास अगर मैं -1 पे देखूं तो -1 पे वैल्यू कितनी है -1 पे वैल्यू इस केस में वही a माइनस बी प्लस सी, लेकिन वो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। यहां पे 1 पे देखूं तो a प्लस बी प्लस सी कैसा है, पॉजिटिव। अब इसको अगर मैं a से डिवाइड करूं, भाई a से डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऑप्शंस उसी तरीके के दिए हुए हैं। a से अगर डिवाइड करता हूं तो ध्यान दो, एक निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। तो a से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस सी बाई ए, ठीक है, यहां पे प्लस माइनस बी बाई ए, ये कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं दोनों ही केसेस में ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका और एक सर्कल का, इनका कॉमन टेंजेंट की बात की गई है। तो एक हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, दूसरा हो गया सर्कल है, तो सर्कल के लिए अपन लिख सकते हैं वैसे, बट जरूरत नहीं है, अपन यही कहते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है 3,0, ठीक है, 3,0 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, रेडियस के बराबर, और रेडियस कितना है, 3 है। तो 3,0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, कितना आएगा, 3m प्लस 1 बाई एम अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, mx माइनस वाई प्लस 1 बाई एम। 3,0 से पास करें तो 3,0 सेटिस्फाई करें तो 3m प्लस 1 बाई एम अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 के बराबर। सॉल्व करके m की वैल्यू निकालते हैं अगर, तो 3m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक m यहां पे था तो 9m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा। सॉल्व कर लो, 9m रेज टू पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर और प्लस साथ में 1 इज इक्वल टू 9m रेज टू पावर 4 प्लस 9m स्क्वायर, ये बन गया। तो अपन देख सकते हैं m की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था। तो m की वैल्यू अपन रख देते हैं यहाँ पे, हमारे पास ऐसा टेंजेंट लेकिन मार्क करना है जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो अगर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो प्लस 1 बाई रूट 3 वाला रख देते हैं, प्लस 1 बाई रूट 3 वाला रख दो अपने पास, क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3x प्लस अपने पास आ जाएगा रूट 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 में देखें, 54, अब इसमें तो कुछ सॉल्व करने जैसी चीज है नहीं, देख सकते हो f ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि f ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से डिफरेंट है। f ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, fx प्लस वाई, मतलब fx प्लस वाई की बात करें हम तो क्या लिखा गया है, x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 1, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी बात गलत है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, थर्ड ऑप्शन में f ऑफ मॉड x, तो
थर्ड ऑप्शन में f ऑफ मॉड x की बात करें तो मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 बन जाएगा, और दूसरे साइड मॉड ऑफ fx की बात करें तो दैट इज एनीवे मॉड ऑफ x माइनस 1 अगेन। ठीक है, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गए, तो थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन 1 2 3 इनकरेक्ट हो गए, तो ऑफ कोर्स फोर्थ को करेक्ट होना है। लेकिन अगर देखा जाए fx को, तो ये क्या लिखा हुआ था, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 2। तो देख सकते हो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a प्लस b। ये तो अपने पास यही इनइक्वालिटी होती है मॉड वाले में कि मॉड a प्लस मॉड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड a प्लस b। इक्वालिटी कब आती है, जबकि दोनों x माइनस 1 और y माइनस 1 दोनों का साइन सेम हो। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आसान सा क्वेश्चन, cos 2 पाई बाई 5, cos 4 पाई बाई 5, 8 पाई बाई 5, 16 पाई बाई 15। क्या करना होगा, जो सबसे छोटा वाला एंगल है उसके साइन से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब साइन 2 पाई बाई 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन 2 पाई बाई 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन और कॉस मिलकर के क्या बना लेंगे, साइन 2 थीटा बना लेंगे। तो बन क्या जाएगा हमारे पास, साइन 4 पाई बाई 15। ठीक है, साइन 4 पाई बाई 15 कॉस 4 पाई बाई 15 के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगा, 8 पाई बाई 15। फिर 8 पाई मिलकर के क्या बनाएंगे, 16 पाई बाई 15। यही होगा ना। तो सेम वही स्टेप्स अपन कर रहे हैं। क्या किया हमने, साइन 2 पाई बाई 15 से इफेक्टिवली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 16 अपॉन साइन 2 पाई बाई 15। ठीक है, साइन 2 पाई बाई 15 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या बनाएगा, साइन 2 पाई बाई 15 और कॉस 2 पाई बाई 15 मिलके साइन 4 पाई बाई 15 बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये 4 पाई बाई 15 बनाया तो डिनोमिनेटर में 2 भी लिखना पड़ेगा। फिर 4 पाई बाई 15 4 पाई बाई 15 मिलकर के क्या बना लेंगे, 8 पाई बाई 15, और इसी तरीके से बार बार होता जाएगा। हर बार देख सकते हो एक एक 2 नीचे आएगा, तो रिजल्ट में कितना होगा, साइन 2 पाई बाई 15 यहां पे डिनोमिनेटर में है, 2 कितनी बार बाहर निकलेगा हमारे पास, 2 हमारे पास बाहर निकल जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 4 मतलब 16, और लास्ट में हमारे पास बचा क्या होगा, साइन। ठीक है, साइन का हमारे पास बचा होगा 16 पाई बाई 15, और 16 पाई बाई 15 के साथ मिक्स होने के बाद 32 पाई बाई 15। ठीक है, तो 32 पाई बाई 15 क्या हो गया, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अपने पास आंसर कितना आ गया, 1। तो 55 के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 अगर देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि अल्फा बीटा इज अ पॉइंट ऑन सर्कल हुज सेंटर इज ऑन x एक्सिस एंड विच टच द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 एट 2, -2। तो सबसे पहली चीज तो यहीं से पता चलती है कि भाई ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि इट टचेस द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 एट 2, -2, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स, इससे रिलेटेड है क्वेश्चन। और कौन सा फॉर्म लगेगा, s प्लस लेमडा इंटू टेंजेंट, यही होगा पॉइंट सर्कल वाला फॉर्म। ठीक है, तो अपन पॉइंट सर्कल की इक्वेशन अगर लिखें 2, -2 से पास कर रहा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू जो इक्वेशन है टेंजेंट की x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसके लिए कहा गया कि इसका जो सेंटर है वो x एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर हम देखें y का कोऑर्डिनेट तो y का कोफिशिएंट इनफैक्ट वो कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो देख सकते हो यहां से y का कोफिशिएंट कितना आएगा, 4y यहां से, लेमडा y यहां से, तो 4 प्लस लेमडा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट मींस लेमडा इज इक्वल टू -4, और इसलिए सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर -4 इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा कुछ, क्या आएगा ये, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4x -8x, 4y और -4y 0 हो गया, और बाकी हमारे पास क्या टर्म्स होगी, 4 और 4 8। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब क्या कहा जा रहा है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस सर्कल के लिए अगर हम इस सर्कल को ड्रॉ करें, देख सकते हो इसका अगर हम कहें कि सर्कल का सेंटर, तो सर्कल का सेंटर क्या है, 4,0 है। ठीक है, और रेडियस कितना है, तो रेडियस कितना दिख रहा है हमें, √8। तो ऑफ कोर्स अगर हम x एक्सिस पे सबसे बड़ा पॉइंट मार्क करेंगे तो कहां पे जाएगा, 4 प्लस √8। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 4 प्लस 2√2। इसका मतलब कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 57th क्वेश्चन में देखें, 57th क्वेश्चन में हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज का सम हमें फाइंड आउट करना है। सीरीज कोई स्टैंडर्ड सीरीज तो है नहीं, तो हमें जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, और जनरल टर्म निकाल करके फिर उसे डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अगर हम जनरल टर्म निकालें, tn इज इक्वल टू कितना आएगा, 3n प्लस 2।
ठीक है, 5 8 11 14, तो 3n+2 हो गया। और नीचे हमारे पास क्या टर्म आएगी, देखो पहले वाले में क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3, फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4, तो अपन कह सकते हैं कि n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर और इनटू n+2 ऐसा। अब इसको हमें डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये n+1 n+2, ठीक है, इन्हीं टर्म्स को यूज करके ऊपर लिखना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। तो अपन लिख सकते हैं n+1 इंटू n+2, कितना हो गया ये, n स्क्वायर प्लस 3n+2, ये वाली टर्म आ गई। और उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डिवीजन में, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर n+2। तो वैसे ही पता होता है कि हिट एंड ट्रायल हमें ट्राई करना है किस तरीके से हमारे पास डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। तो अब यहां देखें, n+1 कैंसिल, n+2 कैंसिल, कितना बचेगा, 1/n स्क्वायर इंटू n+1, माइनस देखें तो n स्क्वायर कैंसिल हो गया, n+1 होल स्क्वायर इंटू n+2। अब यहां से देख सकते हो दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, t1 t2 t3, इस तरीके से हमें इनफाइनाइट सीरीज निकालनी है, इनफाइनाइट सीरीज का सम। तो ये मेरा tn था, t1 की बात करें तो t1 कितना आएगा, 1 से ही स्टार्ट करना है, 1 स्क्वायर इंटू 1+1 माइनस समथिंग होगा, ये बार बार कटता जाएगा। तो अब अगर हम देखें कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना आएगा, तो उस समय यही टर्म बची रहेगी, 1/2 इसके लिए करेक्ट आंसर होता। अब 4s चूंकि हमें बताना है, तो 4s का मतलब कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 58 पे जाते हैं। 58 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर हमें स्ट्राइक कर जाता है तो बहुत छोटी सी क्वेश्चन के बारे में कहा गया है। क्या था कि f(4) = 0 है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में दी गई वो क्या थी कि mod of fx और f of mod x दोनों का ग्राफ सेम है। तो अगर mod of fx का और f of mod x का ग्राफ सेम है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि अगर मैं कहूं मॉड लेने का, ठीक है, अगर मेरे पास fx का ग्राफ था और मैंने उसका मॉड लिया, ठीक है, अगर मैं सिर्फ fx की बात करूं, मेरे पास fx सपोज इस तरीके का कुछ है, ठीक है। अब fx मेरे पास कुछ दिया हुआ है, f of 4 की वैल्यू 0 के बराबर है, f of 4 मान लिया मैंने, सपोज यहां पे 0 था, और इसके बाद कुछ हमारे पास इस तरीके का ग्राफ अगर बना दे, ट्राई करते हैं, या फिर डायरेक्टली सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि इस तरीके का ग्राफ बनेगा क्यों। सबसे पहले तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि f of 4 की वैल्यू 0 है, ठीक है, और mod of fx और f of mod x इन दोनों के लिए कहा जा रहा है कि इन दोनों का ग्राफ सेम है। तो जब तुम mod ऑफ कोई भी gx है और gx का अगर तुम mod लेते हो, तो क्या फर्क आता है कि निगेटिव पोर्शन में जो चीज रहती है, ठीक है, gx से mod ऑफ gx बनाते टाइम पे क्या होता है, कोई भी पोर्शन जो y एक्सिस के नीचे रहता है वो फ्लिप होकर के ऊपर चला जाता है। और जब हम g ऑफ mod x लिखते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन में बना हुआ है, मतलब x के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है वही जस्ट मिरर इमेज होकर के निगेटिव वैल्यूज के लिए भी बन जाता है, यही रहता है प्रोसेस। तो सेम चीज यहां पे भी ट्राई करते हैं कि 58 में आगे क्या करना होगा। सबसे पहले तो उसने कहा कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ x से g ऑफ हमने mod x बनाया होगा, इसमें तो अगर y की पॉसिबल होंगी निगेटिव वैल्यूज तो आएंगी ना, इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि y की वैल्यूज फ्लिप होकर के आए। यहां पे क्या होता है, यहां पे y की वैल्यूज फ्लिप होकर के अगर पहले नीचे थी तो ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, निगेटिव वैल्यूज का पॉजिटिव वैल्यूज मिलता है, यहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दोनों का ग्राफ सेम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसा पोर्शन था ही नहीं जो कि निगेटिव y एग्जिस्ट करता था, निगेटिव y का कोई पोर्शन ही नहीं था, और निगेटिव y का अगर पोर्शन नहीं था तो जब हम उसको फ्लिप करके बनाएंगे तब भी हमारे पास कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है बात। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि g ऑफ mod x और mod ऑफ gx इनका अगर ग्राफ सेम है तो इसका मतलब कि जब हम gx का पोर्शन अगर देख रहे होंगे तो gx के पोर्शन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि x एक्सिस के नीचे आए, मतलब निगेटिव y की वैल्यूज क्रिएट नहीं होंगी। अगर gx में निगेटिव y की वैल्यूज क्रिएट नहीं होंगी तो आगे क्या कहा जाएगा कि भाई 4 जो है, 4 पे वैल्यू 0 हो रही है, निगेटिव जा नहीं सकता, इसका मतलब कि x एक्सिस उस समय कैसा होगा, टेंजेंट का काम करेगा ना, यहां पे 0 हुआ, इसके बाद और फिर से वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी हमने इसका लिए लॉजिक बताया कि अगर कुछ निगेटिव पोर्शन रहा होता gx का तो फ्लिप करने के बाद mod ऑफ gx मिलता, और ये इसमें हमारे पास y की नेगेटिव वैल्यूज ही मिलती, तो इसलिए दोनों ग्राफ सेम नहीं होते, ठीक है। तो अब हमने कहा कि x = 4 हमारे पास एक तरीके से रिपीटेड रूट का काम करेगा यहां पे, क्योंकि ये लाइन नीचे x एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है।
तो अब चूंकि हमारे पास g ऑफ मॉड x और मॉड ऑफ gx दोनों सेम थे, इसका मतलब जो x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जैसा फंक्शन बिहेव कर रहा था वैसा ही नेगेटिव पोर्शन के लिए भी बिहेव करेगा। मतलब अगर x इक्वल टू 4 हमारा रूट है तो x इक्वल टू -4 भी हमारे पास इसी तरीके का रूट होना चाहिए, रिपीटेड रूट होना चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं फंक्शन की बात करूं fx, तो fx फंक्शन कैसा होगा, लीडिंग कोफिशिएंट 1, उसके आगे x -4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। अभी लेकिन 5th डिग्री का टर्म था, ये कौन सी डिग्री है vi, 4 डिग्री की टर्म्स जनरेट कर ली हमने, क्योंकि 4 और -4 दोनों को बता दिया कि ये दोनों रिपीटेड रूट्स होंगे। अब बात बचती है एक और रूट की। एक और रूट कहां से निकालें, तो अपन देख सकते हैं कि यहां पे देखो फिर से वही बात है कि अगर मेरे पास इन दोनों का ग्राफ सेम था तो g0 की वैल्यू मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू अगर एक तरीके से कहें तो f ऑफ 0 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, f ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए अगर इन दोनों का ग्राफ सेम है। तो इसका मतलब एक रूट तो x भी होगा। ये हमारे पास fx आ गया, लीडिंग कोफिशिएंट 1 पता था। अब इसके आगे अपन f ऑफ 5 वगैरह निकालना है, उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। fx एक फंक्शन दिया हुआ है और इसके लिए कहा गया है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अपन कह सकते हैं कि इसका f डैश कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। f डैश निकालने जाओ, f डैश की वैल्यू कितनी है, 3x² प्लस 2ax प्लस a² और प्लस साथ में आ जाएगा यहाँ पे 2 sin 2x, ऐसा कह सकते हैं। अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है इसमें तो खैर कोई टेंशन नहीं है, इसको हम क्वाड्रेटिक के तरीके से डील कर सकते हैं। ये वाली चीज थी 2 sin 2x। तो मतलब क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, अगर मैं इसको अलग समझूं और 2 sin 2x को अलग से सोचूं, तो अगर मैं ऐसा बना दूं कि भाई 2 sin 2x जब अपनी मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा, मतलब जब ये -2 के बराबर होगा, तब भी ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं यही चीज कि 3x² प्लस 2ax प्लस a² -2, ये एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए लगा दिया क्योंकि कोई डिस्टिंक्ट मतलब आइसोलेटेड पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे ये वैल्यू 0 हो जाए, उससे तो कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं 3x² प्लस, अब इस क्वाड्रेटिक को हमेशा कैसा होना था, पॉजिटिव। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, d को नेगेटिव कर दो। d अगर नेगेटिव करोगे तो 4a² - 12 इंटू a² - 2, ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए थी या फिर डिस्क्रीट पॉइंट्स पे 0 हो सकती है। तो -8a² हो गया और प्लस आ गया 24। तो 8a² - 24 की अगर हम बात करें तो -8a² और प्लस 24 ये नेगेटिव है, 8a² और साथ में हमारे पास -24, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब हमारे पास a की वैल्यूज के बारे में पूछा गया है कि a की वैल्यूज अपने को क्या लेनी है। तो अपन अगर यहां पे देखें हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, a बिलोंग्स टू -∞ से -√3 यूनियन √3 से इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 अगर देखें तो यहां पे लिमिट का एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। x sin x को रिप्लेस कर सकता हूं मैं x² से, और cos x तो खैर क्या है, 1 के बराबर ही है। तो इफेक्टिवली ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos³ x अपॉन x²। ठीक है, इसके दो पार्ट्स कर लिए हमने। एक लिख लिया हमने लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन x², ये स्टैंडर्ड लिमिट, और साथ में 1 + cos x प्लस cos² x। तो ये 3 हो गया, यहां से हाफ, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। फिर आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 फिर से नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है। क्या था, रिलेट करना है हमें दोनों इंटीग्रेशंस को। I2 हमें दिया गया है 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन x, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, ऑफ कोर्स हम I1 I2 कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन I2 और I1 को कोरिलेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाए। तो खैर I2 हमारे पास ऐसा था, और अगर हम I1 की बात करें तो I1 में हमारे पास यहां पे इनवर्स फंक्शंस हैं और वहां पे कैसा है फंक्शन, वहां पे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इस इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक में बदलने का ट्राई करो। क्या करोगे, tan इनवर्स x को रख दिया मैंने कुछ t के बराबर। तो अगर ये t है तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ π/4 आ जाएगा, यहाँ t और नीचे कितना आ जाएगा, tan t। dx की भी टर्म थी, x को अगर tan t रखा तो dx कितना हो गया, sec² t dt के बराबर। तो ये बन गया 0 से π/4। ठीक है, t अपॉन ये इसको लिख लिया मैंने sin बाई cos, और नीचे एक cos² और, तो t अपॉन sin t cos t, ऐसा बन रहा है, t अपॉन sin t cos t। इसको लिख दो 2t अपॉन sin 2t dt।
ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए। अब देखो कुछ वैसा ही एक्सप्रेशन बन गया ना जैसा हमें रिक्वायर्ड था। हमें रिक्वायर्ड क्या था, x अपॉन साइन x। तो अगर मैं 2t को x रख देता हूं, ठीक है, 2t को x रख दिया, तो जब t की वैल्यू 0 थी तो x 0, जब t की वैल्यू π/4 थी तो π/2। और 2t की बात करें, 2t की जगह x, sin 2t की जगह पे sin x, और dt की जगह पे देख सकते हो कितना आ जाएगा, dx/2। तो अब ये I2 हमारा इसके बराबर है, I1 हमें x बाई साइन एक्स दिया था, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया अपने पास, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62, अब ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 नीचे दिया हुआ है, रेस टू पावर 1/3 है। ऑफ कोर्स उस टर्म को हमें t मानना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3 dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब हमें x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो वहां पे लिख दिया मैंने dt/3, डिवीजन में कितना था, t रेस टू पावर 1/3, यही था। इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1/3 t की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन t की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस c, सो इट विल बी, नीचे तो 2 बन गया, हाफ, और t की पावर 2/3 मतलब x क्यूब प्लस 3x प्लस 6 रेस टू पावर 2/3 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फंक्शन हो गया। कहा गया है k ऑफ -1, ठीक है, ये अगर मैं इसको मैं कहता हूं k ऑफ x, तो x की वैल्यू जब मैं -1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हाफ, और इधर क्या बचेगा मेरे पास, एक तो आ जाएगा -1 -3 -4 प्लस 6 2, तो 2 रेस टू पावर 2/3 प्लस c। तो देख सकते हो कि c की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। k ऑफ -1 हमें दे रखा है ना, 1/2 की पावर 1/3, दोनों कैंसिल हो गए, c की वैल्यू कितनी है, 0। तो अब हम k ऑफ -2 में निकालते समय हम c की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अकॉर्डिंगली आवर आंसर इज कमिंग एज ऑप्शन 1। नंबर 63, हमारे पास t एक है, एक m है, 2 r, 1 w और o 3 है हमारे पास। तो अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का वॉवेल है, वो है o। अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें 2 कॉन्सोनेंट्स यूज करने हैं, 2 वॉवेल्स यूज करने हैं, तो ऑफ कोर्स 2 o यूज करने ही पड़ेंगे। अच्छा, अब इस तरीके के कितने, हमें पूछा गया है कि कितने वर्ड्स ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो अपन सबसे पहला केस लेते हैं कि भाई 2 तो हमें o यूज करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा हम साथ में, एक केस हो सकता था कि 2 r यूज कर लें, ठीक है, और दूसरा केस हो सकता है कि 2 o यूज करें और उसके साथ में हम 2 अलग अलग टाइप के, सपोज RT यूज कर लिया है ना, 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट्स यूज करें। तो इस मेथड में क्या होगा, यहां पे तो हमारे पास भाई अगर वॉवेल को तो रिपीट होना ही है, 2 o यूज करने ही है। कॉन्सोनेंट अगर रिपीट हो गया तो हमारे पास एक ही तरीका है ना कॉन्सोनेंट रिपीट करवाने का, वो है सिर्फ R को हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो 2o 2r, इनसे कितने तरीके के टर्म्स बनाए जा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दूसरा केस 2o है और डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं तो पहले तो उन्हें चूज करना पड़ेगा। भाई T, M, R और W 4 टाइप के कॉन्सोनेंट्स थे, 4 में से कोई भी 2 चूज कर लो, ठीक है। वॉवेल ऑफ कोर्स यही यूज करना है, तो अब मेरे पास सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके अलावा 2o है, इनसे कितने अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन एक ही का रिपीटिशन है, यही रिपीटिशन है, इसका कोई रिपीटिशन है नहीं। तो अब यहां से देख सकते हो 4c2 6 और यहां से 12 72, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 78। क्वेश्चन नंबर 64 पे जाते हैं। 64 में हमारे पास क्या था, अब इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 3, ठीक है, एक पॉइंट है 1 2 3, इसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है किसी प्लेन से, लेकिन मेजर्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू y इक्वल टू z, मतलब हमें सीधा नहीं जाना, ये तो हमारे पास नॉर्मली होती डिस्टेंस, हमें किसी अदर लाइन के अलोंग जाना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको मान लेता हूं मैं थीटा, ठीक है। भाई लाइन की डायरेक्शन पता है ना हमें, लाइन की डायरेक्शन क्या है, 1, 1, 1 कह सकता हूं, और जो नॉर्मल की डायरेक्शन है यही होगी, प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन। प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, 1 1 -1, ठीक है। तो दोनों के बीच का अगर हम एंगल निकाल लें तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, √3 यहां से √3 यहां से, cos थीटा कितना हो गया 1/3। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मैं p मान लेता हूं, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 से मैं किस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5।
बल्कि 5 को भी इस साइड कर लिया, -5 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 माइनस 3 है ना, 0 -5, तो 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई इन तीनों का स्क्वायर, तो 5/√3। हमें क्या चाहिए था, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। अब इस ट्रायंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो देख सकते हो ये क्या है, p sec थीटा है। तो p sec थीटा हमें निकालना था, p sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/√3, और cos थीटा से डिवाइड कर दे, मतलब इंटू 3 कर दो डायरेक्टली, तो रिजल्ट कितना बन गया हमारे पास, 5√3। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन 1 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब 65 क्वेश्चन पे आते हैं। 65 क्वेश्चन भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इनिशियली, बट उसके बाद कुछ खास लोकस निकालने जैसी चीज इसमें खास टफ नहीं है। तो अगर अपन देखें x sin थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू a sin थीटा, और दूसरे वाले में देखें तो x sin थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर देखा जाए यहां पे क्या लिखा है तो माइनस a sin थीटा, यही चीज है, ठीक है। तो अब ये भी आसानी हो गया यहाँ पे सॉल्व करना। देख सकते हो पहले में भी x sin थीटा है, यहाँ पे भी x sin थीटा है, बस यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूं तो मेरे पास x के टर्म्स कैंसिल हो गए, मेरे पास सिर्फ बचेगा क्या, y के टर्म्स। तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, डिफरेंस लिया अगर मैंने तो माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों का ऐड करता हूं मैं, इन दोनों को ऐड किया तो cos थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, 2y इज इक्वल टू कितना इधर से आएगा, 2a sin थीटा। तो y की वैल्यू देख सकते हो कितनी आ गई, a sin थीटा। y की वैल्यू a sin थीटा इसमें रख दो, वहां से x कितना आ जा रहा है, a cos थीटा, और इसका मतलब लोकस हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब 66 क्वेश्चन पे जाते हैं। 66 में क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था, cos स्क्वायर π/2 cos प्लस साइन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 के साथ में ऐड कर दूं तो ये लिखा क्या हुआ है, sec स्क्वायर x प्लस π/4 tan स्क्वायर x, यही दिया गया है, ठीक है, sec स्क्वायर x प्लस π/4 tan स्क्वायर x। तो अब समझो cos स्क्वायर और sec स्क्वायर बराबर कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए साइमल्टेनियसली। ऐसा कोई x एग्जिस्ट करे जबकि यहां से भी 1 आए, यहां से भी 1 आए, तभी तो अपना काम होगा। तो अपन यहां से देखें तो π/2 cos प्लस साइन, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इसको मान लो मैं, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू को क्या लिखूंगा मैं, जनरल फॉर्म में, थीटा विल बी इक्वल टू nπ, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो π/2 cos प्लस साइन इज इक्वल टू nπ, जहां n क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है। ये पार्ट यहां से आया, इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा, cos प्लस साइन शुड बी ऑफ टाइप 2n। अब दूसरे पार्ट पे बात करते हैं। यहां पे इस एक्सप्रेशन को क्या होना चाहिए, तो अगर हम इसको 1 बना रहे हैं तो इसका मतलब cos स्क्वायर ऑफ, मतलब sec स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो cos स्क्वायर थीटा भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो अपन कह सकते हैं कि x प्लस π/4 tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, फिर से nπ के बराबर रही होगी। यही चीज है ना अपने पास, x प्लस π/4 और tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू nπ के बराबर होनी चाहिए। तो अब मैं देख लेता हूं 2n क्या वैल्यूज ले सकता था, -2, 0, +2, यही सारी वैल्यूज ले सकता था ना। लेकिन cos प्लस साइन है, cos प्लस साइन तो -2 पहुंचेगा नहीं, 2 पहुंचेगा नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 0 के बराबर। अब अगर ये 0 हो गया तो cos प्लस साइन अगर 0 हो गया तो ऑफकोर्स tan x की वैल्यू कितनी थी उस समय, -1 थी। tan x अगर -1 था, यहां पे पुट कर दो भाई, ऐसा ही x चाहिए ना जो इधर भी होल्ड कर जाए और इधर की सिचुएशन को भी करेक्ट कर दे। तो tan x को अगर -1 रख दिया मैंने तो हमारे पास क्या बन गया, x प्लस π/4, ठीक है। ये वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी, nπ के बराबर। अच्छा तुम ऐसे भी देख लो, x की वैल्यू tan x इज इक्वल टू -1 है, तो x अपने पास क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, हमारे पास इंटरवल दिया है -2π से 2π का, तो अपन कह सकते हैं कि 3π/4 अपने काम का हो सकता है एक, है ना। 3π/4 के बाद अगर हम आगे बढ़े तो 3π/4 के बाद फिर से कहां पे आएगा ये 7π/4, ये भी एक काम का पॉइंट हो सकता है। 3/4 से पहले जाओ पाई के गैप पे, एक -π/4 हो सकता है, और -π/4 के अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, -5π/4। ये सारी सिचुएशंस हो सकती थी। अब इन सिचुएशंस के लिए मैं यहां देख लूं कि nπ कब कब क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं x को 3π/4 रखता हूं तो मेरा काम बन गया, 7π/4 रखता हूं तो भी ये 2π है,
इससे भी काम बन गया, -π/4 रखता हूं तो भी मेरा काम बन गया, -5π/4 रखता हूं तो भी मेरा काम बन गया। इसलिए मेरे पास जो ऑप्शन 1 है दैट इज 4 वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67, यहां पे मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एस और आर का एक कंबाइंड स्टेटमेंट है, कंपोजिट स्टेटमेंट कह लो, और इसको कहा गया है कि इसका निगेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो निगेशन फाइंड आउट करना तो बहुत आसान सी चीज है। ये निगेशन ऑफ एस का क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ये हमारे पास एक तरीके से कहें ये हमारा यूनियन था, ठीक है, इसको मैं यूनियन पढ़ देता हूं, यूनियन था, ये इंटरसेक्शन बन जाएगा। यहां पे निगेशन आर है, ठीक है, इसको मैंने एक बार बाहर से निगेशन लगा दिया, निगेशन आर और ये एस, ऐसा ही कुछ होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट मैं कहूं, पहला बार चेंज क्या लिखोगे, इसके बराबर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, निगेशन ऑफ दिस टर्म, तो इसका निगेशन लिखना है तुम्हें इफेक्टिवली। इसका निगेशन लिखने का मतलब क्या होगा, निगेशन ऑफ आर का आर बन जाएगा, ये इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, और अपने पास क्या बचेगा, निगेशन ऑफ एस, ऐसा। अब इसको अगर तुम चाहो तो सेट्स के अकॉर्डिंग मार्क कर लो। ये मेरे पास लिखा हुआ था 1 2 3 4, इसको मैं पढ़ लेता हूं एस और इसको पढ़ लेता हूं आर मान लो, ठीक है, इसी को आर ले लिया, इसको एस ले लिया मान लो, ठीक है। अब मेरे पास एस में क्या क्या आएगा, एस में मेरे पास क्या क्या है, एस में हमारे पास है 2 3, ये एस में है 2 और 3। इसका मुझे इफेक्टिवली क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, तो आर में मेरे पास क्या मिलेगा, आर में मेरे पास है भाई 1 3, ठीक है, और यूनियन कर रहा हूं इसका मैं किसके साथ, निगेशन ऑफ एस के साथ। तो निगेशन ऑफ एस में जाऊंगा अगर मैं, तो निगेशन ऑफ एस क्या क्या आएगा, एक तो आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 4। तो अब इन दोनों का यूनियन देखो कितना आया, 1 3 4 आया, और इसका 2 3 के साथ इंटरसेक्शन मतलब 3 आएगा, और अपन कह सकते हैं कौन से ऑप्शन में 3 रीजन को रिप्रेजेंट किया गया है, ऑप्शन 4, क्योंकि यहां पे आर इंटरसेक्शन एस ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये बात 67 के लिए अपने पास ऑप्शन 4 है, ये करेक्ट हो जाता है। फिर 68 में आते हैं, 68 में क्या है, 68 ये भी आसान सा क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तुम देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 1 - 2/x² + 1। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने जाओगे, मिनिमम वैल्यू कब क्रिएट होगी, जबकि x² + 1, भाई ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये ओवरऑल 2/x² + 1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कब होगा, जब x² + 1 अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। इसका मतलब कि x² + 1 की मिनिमम वैल्यू कहां पे आती है, x = 0 पे, और ये वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ पाएगी हमारे पास, 1 - ये 2/1। तो मिनिमम वैल्यू अपन कहें एक्सप्रेशन की कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा सा 1 और 2 के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया क्या है कि f इज अनबाउंडेड या फिर f इज बाउंडेड। तो अनबाउंडेड कहने का मतलब क्या होता है, अनबाउंडेड कहने का मतलब होता है कि जो रेंज जब हम f की लिखेंगे तो उस रेंज में, ठीक है, चाहे तो +∞ आ जाए चाहे तो -∞ आ जाए, ठीक है। तो इसकी रेंज जो होती है वो अनबाउंडेड हो जाती है। जरूरी नहीं है कि -∞ भी होना चाहिए और +∞ भी होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक हो गया तो रेंज अपन बोल देते हैं कि ये अनबाउंडेड है, ठीक है, इतनी बात। अब डज नॉट एग्जिस्ट कहा गया पहले ऑप्शन में, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज f इज अनबाउंडेड। तो f अनबाउंडेड है अगर, ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो इसकी कब क्रिएट होगी, 1 के बराबर, ठीक है। तो अनबाउंडेड तो इसका रेंज नहीं है, मिनिमम वैल्यू देख ली हमने -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसका मतलब रेंज अनबाउंडेड नहीं है। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है कि +∞ आता है, ठीक है, 5 से ∞, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक होता है ना अपवर्ड पैराबोला, तो वो उसका रेंज अगर कहें तो वो अनबाउंडेड है, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला उसका भी रेंज बोले तो अनबाउंडेड है, क्योंकि रेंज में -∞ प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर रेंज में +∞ प्रेजेंट है। ऐसे केस में रेंज अपने पास अनबाउंडेड कही जाएगी, बाकी केसेस में बाउंडेड कही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन में क्या था कि अब ये कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 6a इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होगी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi इज इक्वल टू 0, यही होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi मैं कैलकुलेट करता हूं, यहां पे क्या आएगा, 1 - λ 0 0 0 1 - λ 1 और उसके बाद 0 -2 और 4 - λ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 करना है, तो मेरे पास अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा, भाई बहुत सिंपल सा है, इन दोनों जगहों पे तो 0 ही है,
1 माइनस लेमडा, ठीक है। बाकी इधर क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 और प्लस 2, यही बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 और इनटू 1 माइनस लेमडा। तो इसको भी मैं माइनस अलग कर लेता हूं, ये लेमडा माइनस 1 है, इसके अगर फैक्टर्स देखो तो क्या है, लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इफेक्टिवली ये क्या बन गया, लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6, यही होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर मैं कहूं क्या लिखा जा सकता है, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना था, a इनवर्स निकालना था, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6a इनवर्स, ठीक है, 6a इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a क्यूब का a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम c की बात करें -6 और d की बात करें तो दैट इज 11। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पे भी फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 70 पे जाते हैं। 70 में हमारे पास दो कर्व्स दिए गए, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके का होगा, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। और दूसरा कर्व दिया गया x इज इक्वल टू ay स्क्वायर, तो ये ऐसा कुछ होगा। इन दोनों के थ्रू जो एरिया बाउंड हो रहा है उसकी वैल्यू बताई गई है कि 1 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें और ये एरिया अपन निकाल सकते हैं। तो ये क्या था, y इक्वल टू ax स्क्वायर था। इसकी बात करूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट x बाई ए, ऐसा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट x बाई ए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कहां पे आएगा, सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो हमारे पास एक था ax स्क्वायर y और एक था अंडर रूट x बाई ए। तो यहां से अगर सॉल्व करते हो तो कितना बनेगा, a की पावर में अपन देखें 3/2 इज इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू आ जा रही है 1/a, और अगर मैं x को 1/a रखता हूं तो y भी कितना आ जा रहा है 1/a। तो ये पॉइंट कितना हो गया 1/a, 1/a। एरिया की वैल्यू क्या लिखोगे, अंडर रूट x बाई ए अपर कर्व है, x स्क्वायर लोअर कर्व है, 1/a मतलब 0 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1/a तक dx। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ कितना आ जाएगा, x की पावर मतलब ये 1/a की पावर हाफ, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये बन गया, माइनस ax क्यूब बाई 3, लिमिट्स रखते हैं 0 से 1/a, ये वैल्यू 1 के बराबर है। अब यहां से हमें x बस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच कम्स आउट एज 1/√3, ठीक है। तो इसके लिए भी अपना 1/√3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें तो सबसे पहले इसमें यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें डेटा का शिफ्टिंग किया गया है, ठीक है। इसने ऐसे लिख दिया है कि इज डिक्रीज्ड बाई 5%। डिक्रीज्ड बाई 5% का मतलब क्या होता है, 0.95 से मल्टीप्लाई करना, यही हुआ ना भाई। अगर कोई क्वांटिटी 80 थी और उसका मैं कहूं कि 5% से डिक्रीज किया गया, इसका मतलब क्या किया गया, उसको 0.95 से मल्टीप्लाई किया गया, यही मतलब होता है। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डेटा की शिफ्टिंग है, ठीक है। यहां क्या हुआ है, डेटा की स्केलिंग चेंज की गई है। जब शिफ्टिंग होती है तब तो हमारे पास जो मीन डिविएशन होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब स्केलिंग चेंज होती है तो ऑफकोर्स डिविएशन पे फर्क पड़ता है। तो यहां स्केलिंग चेंज हुई है। कैसे चेंज हुई है, तो हर डेटा को इफेक्टिवली 0.95 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर हर डेटा को 0.95 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हमारा जो नया डेविएशन होगा वो भी कैसा हो जाएगा, 0.95 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। तो हमारे पास पहले क्या था, 80 था मीन डिविएशन, अब स्केलिंग चेंज होने के बाद 0.95 से मल्टीप्लाई हो गया तो रिजल्ट हमारे पास 76 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72 पे जाते हैं। 72 में हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल निकालना है कर्व के लिए। तो dy बाई dx इसकी वैल्यू कितनी है, 2e की पावर 2x प्लस 2x, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। तो अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा कितना आ रहा है मेरे पास, 2 × 1, ठीक है, 2 के बराबर। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो गई, -½ हो गई। तो अब x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y यहां पे कितना आ रहा है, y आ रहा है मेरा x इक्वल टू 0 रखने पे 2 के बराबर, सॉरी e की पावर 2x है ना, तो e की पावर में 0 मतलब 1 के बराबर। स्लोप कितना रखने वाला था मैं नॉर्मल का स्लोप था मेरा -½ यहां से टेंजेंट की स्लोप थी 2, तो नॉर्मल की स्लोप -½ इक्वेशन लिखे नॉर्मल का, तो y - 1 इज इक्वल टू -½ × x - 0, यही बनेगा।
2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये बन गया। अब यहां से इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस पे हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम 0, 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√5। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई और 5/k² अब हम यहां से निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 73 में देखें। 73 में हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, कहा गया ये मल्टीपल ऑफ 11 लिया गया है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सो चोजन इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, हमारा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो चुका है। हमारे सैंपल स्पेस में कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि 3 डिजिट नंबर है और 11 के मल्टीपल हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो 11 के मल्टीपल क्या आएंगे, सबसे पहले तो आएगा भाई 11 इंटू 9 तक तो 2 डिजिट ही आएगा, तो 11 इंटू 10 से स्टार्ट होगा और कहां पे जाके एंड होगा, 11 इंटू 90 पे, ठीक है। 11 इंटू 91 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। तो हमारे पास कितने ऐसे नंबर्स हो गए, हमारे पास 81 ऐसे नंबर्स हो गए जो कि सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट करेंगे। फिर क्या कहा जा रहा है, इनमें से वो चूज करने हैं जो कि 9 के भी मल्टीपल हो। तो 11 का मल्टीपल भी हो और 9 का भी। अब 11 और 9 दोनों के मल्टीपल्स अगर देखें हम तो 99 इंटू 2 पहला 3 डिजिट नंबर होगा और वहां से लेकर के 99 इंटू 10 तक जाएगा, कितने हो गए, 9 हो गए। तो 81 हमारा सैंपल स्पेस था, 9 फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/9। अब 1/9 की जगह हमें क्या लिखना है, इसको 3/27 लिखना है। तो 10k की वैल्यू कितनी हो गई, 30। 74 पे आते हैं। 74 में हमें क्या कहा गया, इक्वेशन ऑफ कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड हो गया। क्या बोला गया है, x dy dx, ठीक है, x dy dx, ठीक है। इसके साथ मैंने इसको इस साइड ले लिया y की टर्म को, y ln y इज इक्वल टू एक्स वाई ई की पावर x, ये था। x y से डिवाइड कर लो तो यहां पे 1/y आ जाएगा ना, क्यों किया, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर पाएंगे। 1/y dy by dx और यहां पे y ln y इज इक्वल टू x तो कट चुका है, नीचे हमने x y से डिवाइड किया था तो हमारे पास y भी कट चुका, नीचे x की टर्म है, इज इक्वल टू e की पावर x। अब ln y को हम t मान लेते हैं, तो ln y को t माना तो ये चीज क्या हो गई, dt हो गई। क्या कर रहे हैं, ln y को t मान रहे हैं, तो अपने पास ये क्या बन गया, dt by dx और प्लस साथ में क्या हो गया, t by x इज इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर x, ये बन गया टर्म, ठीक है। अब देखो इसको देख सकते हो तुम डायरेक्टली, ये क्या लिखा हुआ है, x dt, ठीक है, प्लस t dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x ex dx, यही आ जाएगा। इंटीग्रेट करें तो इधर से इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, tx आने वाला है, और इज इक्वल टू, ये तो एग्जैक्ट इंटीग्रल लिखा हुआ है tx का, और इधर क्या आ जाएगा, x ex का इंटीग्रेशन। तो x ex का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x, ऐसा ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। x e की पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो x e x माइनस e x और प्लस c। अब c निकालने के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि ये 1,1 से पास करता है, तो खैर t पहले मैं रिप्लेस कर देता हूं, t की जगह मैंने लिख दिया ln y, तो इफेक्टिवली है x इंटू ln y इज इक्वल टू x e x माइनस e x प्लस c, ठीक है। 1,1 से पास करता है तो 1 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1 e माइनस सी प्लस सी। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। हमें क्वेश्चन क्या निकालना था, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो लेमडा की वैल्यू तो तुम देख सकते हो, e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। अब 75 वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 75 में क्या था, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिवीजन फॉर्मूले से रिलेटेड, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अपन इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स में करते हैं। क्या था, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, और एस टी पॉइंट्स कैसे हैं, किसी एक को ओरिजिन मान लेता हूं मैं। सबसे पहले तो इसको ओरिजिन मान लिया, इसको पी वेक्टर बोल दिया, इसको आर वेक्टर बोल दिया, ठीक है। अब मुझसे क्या कहा जा रहा है, एस पॉइंट कहां पे लाई करता है, एस पॉइंट लाई करता है क्यू आर पे। तो एस पॉइंट क्यू आर पे लाई करता है, किस तरीके का है, क्यू एस इज इक्वल टू 3SR, ठीक है। तो ये 3:1 में है, तो 3:1 में पॉइंट क्या मिलेगा, 3 इंटू आर प्लस 1 इंटू 0, तो ये बन जाएगा 3R/4, यही बन जाएगा एस वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं एस के। फिर हमें और क्या दिया गया, टी पॉइंट दिया गया। टी पॉइंट कहां है, पी आर पे है, और पीटी अपॉन टी आर इज इक्वल टू 4/1। तो पीटी है ना,
इसको मैं टी बोल देता हूं, तो पीटी अपॉन टी आर इज इक्वल टू 4/1 ऐसा है। इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 4 इंटू आर प्लस पी बाई 5, तो टी का पॉइंट क्या हो गया 4r प्लस पी बाई 5, ये पॉइंट हो गया। अब मेरे पास टी पॉइंट पता है, एस पॉइंट पता है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, अब कहा गया कि पीएस और क्यूटी को ज्वाइन करते हैं, तो पीएस और क्यूटी को ज्वाइन किया, इसने एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, पूछा जा रहा है क्यूएम बाई एम टी, तो क्यूएम बाई एम टी मतलब ये लेमडा इज टू 1, यही पूछा जा रहा है ना हमसे इफेक्टिवली, लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक पीएस के इंटरनल डिवीजन से और दूसरा ओटी के इंटरनल डिवीजन से। कितना आएगा, अगर मैं ओटी के इंटरनल डिवीजन से लिखूं तो मैं लेमडा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4r प्लस पी बाई 5 को, तो लेमडा के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4r प्लस पी बाई 5, ठीक है इतनी बात इज और यहां 1 इंटू 0 है, अब लेमडा प्लस 1 और लगा लेते हैं नीचे, तो 5 इंटू लेमडा प्लस 1 ये बन जाएगा। दूसरा इसका इंटरनल डिवीजन करूं अगर पीएस वाली लाइन का, तो पीएस वाली लाइन का इंटरनल डिवीजन मान लिया यहां पे कुछ μs/1 का रेशियो आता है, ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा पी से, ठीक है, और म्यू को मल्टीप्लाई करूंगा 3r/4 से, ठीक है, तो म्यू इंटू 3r/4 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास म्यू प्लस 1। क्या किया हमने, हमारे पास क्यू पॉइंट था, टी पॉइंट था, मान लिया कि हमारे पास ये लेमडा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड होता है, तो लेमडा का मल्टीप्लीकेशन किया, लेमडा इंटू 4r प्लस पी बाई 5 प्लस 1 इंटू 0 बाई लेमडा प्लस 1, और इधर से अगर हम उसी पॉइंट को निकालें तो म्यू इंटू 3r/4 प्लस पी इंटू 1 डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1 ये हो गया। अब लेमडा और म्यू में दो मतलब कोफिशिएंट्स अगर कंपेयर करें, भाई एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है, तो जो p का इधर कोफिशिएंट होगा वही इधर भी होगा, जो r का इधर कोफिशिएंट होगा वही इधर भी आएगा, तो बस कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। r का कोफिशिएंट क्या है, r का कोफिशिएंट यहां है 4 लेमडा अपॉन 5 लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा अपॉन 5 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेरा r का यहां कोफिशिएंट था। यहां r के कोफिशिएंट की बात करूं तो r का कोफिशिएंट है 3 म्यू अपॉन 4 म्यू प्लस 1, ये आ गया अपने पास 3 म्यू अपॉन 4 म्यू प्लस 1। फिर इसी तरीके से p का कोफिशिएंट देखो, तो p का कोफिशिएंट अगर देखें तो p का कोफिशिएंट लेमडा अपॉन 5 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर p का कोफिशिएंट 1 आएगा और अपॉन म्यू प्लस 1। अब यहां से तुम डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके तुम्हारे पास लेमडा और म्यू दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं, हमें यही लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।